हेलो फ्रेंड्स। मैं अश्वनी कुमार, अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेवन्थ क्लास का साइंस का थर्ड चैप्टर का पार्ट नंबर 2। इसका नाम है रेशो से वस्त्र तक। ठीक है, शुरू करते हैं। इससे पहले हम 3.2 तक पढ़ चुके थे और इसके आगे पढ़ते हैं। रेशम। रेशम को बोलते हैं इंग्लिश में सिल्क। ठीक है, तो रेशम के रेशे भी जानतव रेशे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जानतव रेशे का मतलब होता है जो किसी जीवित से प्राप्त होते हो, है ना, जंतु से प्राप्त होते हो। जैसे कि जो ऊन होता है वो प्राप्त होता है भेड़ से, ऊंट से, बकरी से। ऐसे ही रेशम प्राप्त होता है रेशम के कीट से। तो वो कैसे होता है इसमें हम समझेंगे। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं, यानी रेशे। जो रेशम के कीट होते हैं वो रेशम के रेशे को बनाते हैं। पहले रेशे को बोलते हैं इंग्लिश में फाइबर। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। रेशम के कीट को पालने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेरीकल्चर। ठीक है, अपनी माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम अथवा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम यानी प्रोसेस पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। शुरू करते हैं रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में। ठीक है, मादा रेशम कीट अंडे देती है। ठीक है, मादा मतलब फीमेल और नर मतलब क्या होता है? मेल। तो मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलता है। मतलब एक छोटा सा कीड़ा होता है, उससे निकलता है, वो अंडे में से निकलता है लार्वा। ठीक है, जो कैटरपिलर, झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इल्ली, कैटरपिलर या रेशम कीट कहते हैं। ठीक है, ये आकार में वृद्धि करते हैं, बड़े होते हैं, है ना, खा के पी के। और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह प्यूपा, यानी प्यूपा को बोलते हैं कोशित। हिंदी में बोलते हैं कोशित, इंग्लिश में होता है प्यूपा। तो यह प्यूपा कहलाता है। ठीक है, जब ये लार्वा यानी इल्ली होता है तो उसके बाद ये प्यूपा बनता है। वो कैसे बनता है वो समझते हैं। तो जो इल्ली होती है ना, जो वो अपने इर्द गिर्द यानी अपने आसपास एक जाल बुन लेता है। ठीक है, यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। ठीक है, फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय, जब वो अपना सर ऐसे घुमा रहा होता है ना, उस समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जिसके अंदर वो रहता है कुछ समय के लिए, है ना। और वो कवक जो होता है इसका, वो कितने कवच जो बनाता है अपने आसपास का, कवर करता है अपने आप को, वो किससे बना होता है? वो बना होता है प्रोटीन से। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, सिर की इस गति के समय कैटरपिलर अपने पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बनता है। ठीक है, जो कवच उसका होता है ना, वो ही कठोर होने के बाद रेशा बनता है। किसका? रेशम का, सूखने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है। ठीक है, पूरा उसके अंदर बंद हो जाता है और प्यूपा बन जाता है। ठीक है, तो इल्ली ऐसी होती है लंबी सी, है ना। फिर एक गोल सा वो बनता है कैटरपिलर, जो ये होता है कैटरपिलर, ये बनता है इसे प्यूपा। ठीक है, ये प्यूपा होता है। ठीक है, इसके बाद प्यूपा बन जाता है यह आवरण, कोकून कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। ठीक है, प्यूपा बन जाता है, इसे क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोकून। याद रखना है, पहले कैटरपिलर फिर कोकून बनता है। ठीक है, कि कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। अब जो पहले कैटरपिलर था वो इतना खाना खा लेता है ना कि वो प्यूपा के अंदर बंद रहता है। ठीक है, और जो उसका क्या होता है, कोकून के अंदर बंद रहता है, और आगे का विकास वो वहीं पे करता है अंदर रह के। ठीक है, उसके पहले वो इतना खाना खा लेता है जो अंदर रह के अपना आप का विकास कर सके। ठीक है, रेशम के रेशों का उपयोग
रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम की मृदु रेखा, मृदु रेशा, मृदु मतलब क्या है, कमजोर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। ठीक है, मृदु मतलब होता है कमजोर, यानी उसको इतना कमजोर रेशा होता है, वो स्टील के तार जितना मजबूत होता है। बताओ, इतना मजबूत रेशा होता है। ठीक है, ये उसी कहानी है, ऐसे होता है। यहाँ पे अंडे दिए, फिर कैटरपिलर बना, फिर ये बना कोकून। ठीक है, और ये फिर कोकून के विकासशील कीट, कोकून के अंदर जो है ना, वो विकासशील कीट ऐसे विकास करता है कीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नर ऐसा होता है आप इसके अंदर, और मादा बड़ी होती है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। ठीक है, कोकून से बनता है रेशा। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुचता, चिकन चिकनाहट, चमक आदि से भिन्न होता है। ठीक है, इन सबसे अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, मूगा रेशम, कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, होते ये कोकून से ही प्राप्त हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं, तो अलग अलग तरह के रेशम भी बनते हैं, इनके नाम अलग अलग हैं बनने के हिसाब से, किसने बनाए हैं। ठीक है, बहुत तरह के लार्वा होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, फिर से बढ़ते हैं। अतः टसर रेशम, मूगा रेशम, कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीट, यानी अलग अलग प्रकार के रेशम कीट होते हैं, द्वारा उनके द्वारा काते जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। ठीक है, बनाए गए, काते मतलब बनाए गए, कोकून से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कोकून को बाद में इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, इससे रेशम बना लेते हैं कोकून को। ठीक है, बाद में इस्तेमाल करके इनसे रेशम बना लेते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है, जो शहतूत के पेड़ पे पलता है। ठीक है, इस कीट को इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर, मृदु, चमकदार और लचीला होता है। ठीक है, तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। और किसी रेशम को, जो रेशम है, रेशम का जो रेशा है, उसको अलग करने के लिए ये इन कुछ काम होते हैं। ये हम इनको अलग कैसे करते हैं, अगर इनको हम ऐसे करते हैं, जैसे हीरा, चिकनाहट, वो चिकना है कि नहीं, चमकता कितना है ना, और कहाँ से मिला है, किससे प्राप्त हुआ है, ये सब बातें होती हैं कुछ। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। मतलब इनको पालना, एक तरीके से इनको बढ़ाना। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3.5 क्रियाकलाप। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तक में चिपकाएं। ठीक है, आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन अथवा बुनावट, जो बुनते हैं ना उनको, तो बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम उसे बोलते हैं जो हमने अपनी तरफ से बनाया है। ठीक है, इंसान ने बनाया उसको, उसको किसी कीट ने नहीं बनाया, ना ही किसी और भी इंसेक्ट ने बनाया हो, वो बनाया है इंसानों ने। कृत्रिम जहाँ पे वर्ड लिखा जाए ना, इसका मतलब होता है वो इंसान ने बनाया है। ठीक है, केमिकल के रिएक्शन की वजह से, केमिकल से और बाकी चीजों से मिला मिला के इंसान बनाता है उसको। ठीक है, उसे बोलता है कृत्रिम रेशम। उसके टुकड़ों से कीजिए, उनकी तुलना करनी है आपस में। जो संश्लेषित रेशे जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होता है। ठीक है, जो इंसान बनाते हैं रेशम, वो किसी और के द्वारा बनाए गए रेशम से बनाते हैं, मिला जुला के, केमिकल रिएक्शन करा के, कुछ ना कुछ करके अपनी तरफ से बनाते हैं उसको। ठीक है, उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। ठीक है, उन सबको इकट्ठा करना है। आगे बढ़ते हैं। 3.6 क्रियाकलाप। किसी कृत्रिम संश्लेषित, कृत्रिम मतलब बनाए गए, ठीक है, संश्लेषित मतलब बनाना होता है,
तो किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए, इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? यह जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा और रह गया, ये पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप 3.7, क्रियाकलाप चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। मतलब फोटो प्रतिलिपि मतलब होता है फोटो कॉपी। ठीक है, रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए। ठीक है, फोटो कॉपी में से चित्र काट लेने हैं और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाएं। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्था के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता बनेगा। ठीक है, आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तक में लिखना है इसको कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे। पहले मादा जो अंडे देती है, फिर पेड़ पर होते हैं ये। ठीक है, फिर तो उसकी पत्ती वो खाते हैं, ये ना कीट जो होते हैं इसके क्या बोलते हैं इसे, कैटरपिलर या फिर इल्ली, ये खाते हैं। फिर ये क्या बनाते हैं, कोकून बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनसे ही रेशम बनता है। ठीक है, कोकून से रेशम तक। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, रेशे से ऊन तक, तो यहाँ ऐसे पढ़ रहे हैं कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना जाता है। ठीक है, और उनके कोकून को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, मतलब रेशे होते हैं इसको हिंदी में। रेशम कीट पालन, कोई मादा रेशम कीट के एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। ठीक है, कोई मादा होती है ना, वो रेशम कीट के एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, यानी बहुत सौ। ठीक है, बहुत सारे अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित मतलब इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। जो रेशम बनाते हैं उनको बेच देते हैं, फिर ये लोग जो पालते हैं उनको बेचते हैं। ठीक है, ये पालक किसान अंडे को स्वस्थकर स्वास्थ्यकर स्थिति वो होती है जहां पर इन अंडों को कोई दिक्कत ना हो और ये अच्छे से अपना फले फूलें। उचित तापमान पर रखते हैं, उचित आर्द्रता पर, यानी कि ज्यादा नमी भी ना हो और कम भी ना हो, है ना। बहुत ज्यादा पानी में ना रखें इनको, नमी ना हो, धूप भी ठीक मिले, गर्मी ठीक हो, इसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, अनुकूल स्थितियों में रखते हैं, कोई दिक्कत ना हो इसलिए अंडे को। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है। ठीक है, जिससे उपयुक्त मतलब जितना तापमान अंडों को चाहिए उतना तापमान पर इनको रखा जाता है, जिससे अंडे में से लार्वा निकल आए। ठीक है, यह तब तक किया जाता है जब तक शहतूश के वृक्ष पर नई पत्तियां आती हैं। ठीक है, ताकि वो खा सकें ताजी 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 पत्तियां। लार्वा जो कैटरपिलर अवस्था रेशम कीट कहलाते हैं लार्वा जो कैटरपिलर अथवा कीट कहलाते हैं, सॉरी, जो लार्वा आते हैं अंडों में से बाहर उन्हें क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या फिर रेशम कीट। ठीक है, दिन रात खाते रहते हैं और अमाप, यानी कि अमाप को बोलते हैं हिंदी में साइज में काफी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको कुछ दिन तक कोकून के अंदर बंद रहना पड़ता है। तो इसलिए बहुत खाते हैं और साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं, ताकि आगे जाके इन्हें खाने के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, लार्वा को शहतूश की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। एक बांस की ट्रे होती है, उसके अंदर इसको रख लेते हैं। ठीक है, 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और ककून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों यानी कमरों में चले जाते हैं।
ठीक है, इसके लिए ट्रे में छोटे रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। ठीक है, कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं। कैटरपिलर अथवा, या तो इनको हम बोल सकते हैं कैटरपिलर या इनको बोल सकते हैं रेशम कीट। ये क्या करते हैं, कोकून बनाते हैं अपने आसपास थूक लगाकर, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, उसे हम थूक ही थूकते ही है वो, यानी अपने मुंह से कुछ निकालते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन होता है जिससे वो कोकून बनता है, जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। ठीक है, कोकून के अंदर क्या होता है, प्यूपा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशम का संसाधन, यानी इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोकून, बहुत सारे कोकून होते हैं। ठीक है, वयस्क कीट में विकसित होने से पहले, वयस्क कीट में, वयस्क मतलब होता है बड़ा, वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। ठीक है, रेशम में जो फाइबर होते हैं ना, वो अलग हो जाते हैं उबालने से या धूप रखने से। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनमें उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक है, रेशे से धागे निकालने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, रेशम की रीलिंग। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशे को निकालती है। फिर रेशम के फाइबर की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी रेशम से धागे प्राप्त करने की जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं, कताई। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बनते हैं। ठीक है, तो आगे जाके बुनकर इन धागों से वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, ये था आपका थर्ड चैप्टर, और ये आप पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन वर्ड को आपको याद रखना है, समझना है। अगर आपको अभी भी ये वर्ड समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट करना, मैं इन वर्ड को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।